हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों याद रखिएगा, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा और सारे फैक्ट को नोट करते जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यदि आपसे पूछ ले कौन है? बृहस्पति है। यदि आपसे पूछ ले कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का स्थान आता है। दूरी के अनुसार यदि आपसे पूछ ले कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे दूर ग्रह कौन है? तो सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। यहाँ प्लूटो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बता चुका हूँ, सही आंसर हो जाएगा बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आप सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। अगला सवाल, अलगुहास धारा किस महासागर में बनती है? किस महासागर में बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में बनती है। अलगुहास धारा अफ्रीका के पश्चिम पूर्वी तट के सहारे चलती है और ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली कैसी है? गर्म पानी की धारा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का बना होता है। पृथ्वी की 3 परत कौन कौन है? भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। भूपर्पटी सबसे ऊपर का भाग है और क्रोड सबसे नीचे वाला भाग है। बीच में प्रवार, जिसे मेंटल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी 3 परत में बटा हुआ है। अगला सवाल, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा रूसी संघ। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है। यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि अन्य तत्वों के साथ यौगिक के रूप में मिलता है। और सबसे अधिक यौगिक किसके होते हैं? तो लोहे के यौगिक में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शुद्ध करने के बाद इसका रंग कैसा हो जाता है? तो स्लेटी हो जाता है। और अगर इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस्पात में जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला
पाया जाता है 5 देशों में, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत और जापान ने दुनिया में जितना भी खपत होता है उसका 75% इन्हीं 5 देशों द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। मैनचेस्टर किस देश में अवस्थित है? ब्रिटेन में अवस्थित है और दुनिया का पहला औद्योगिक शहर होने के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका को जापान का पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नवा सवाल क्या कहता है? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता सेनानी थे। लोकमान्य तिलक का मूल नाम यदि आपसे पूछ ले क्या था? केशव गंगाधर तिलक उनका मूल नाम था। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, इन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि इन्हें भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, इन्होंने ही दिया था। इसका नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा बाल गंगाधर तिलक में ही दिया था। तिलक ने ही दिया था। किस भाषा में दिया था? मराठी भाषा में दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 1857 के गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो गद्दार के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है 2 भागों में बटा है। ठीक है, पहले भाग के रूप में किस रूप में काम करते हैं? कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता था? गवर्नर जनरल कहा जाता था। और दूसरे भाग में ताज के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, जब उन्हें वायसराय कहा जाता था। वायसराय उन्हें कब से कहा जाने लगा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हुआ और उसके अनुसार भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 58 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था। 11वां सवाल है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। किसकी प्रेरणा से यदि आपसे पूछ ले? स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, जो आर्य समाज का एक मूल ग्रंथ भी है। आर्य समाज बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत आदि के सामाजिक बुराइयों का विरोध करता था। आर्य समाज ने ही स्त्री शिक्षा, अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था, जाति पात, ऊंच नीच और भेदभाव को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है, जो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और यह अपने उद्गम स्थान से निकलकर पश्चिम की ओर चलती है और 1312 किलोमीटर चलकर कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पहाड़ है और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछ ले कौन है? धूपगढ़ है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? सही आंसर हो जाएगा सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी ने किया है। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड
यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बीट का नियामक बोर्ड है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है और सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त होती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई के बांद्रा कुर्ला में है। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है। कहाँ कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, इन्हीं फैक्ट के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 14वां सवाल है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक है, और इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था। इसका पहले नाम क्या था? मैसूर इसका पुराना नाम था, लेकिन 1973 में इसका नाम बदल दिया गया और कर्नाटक कर दिया गया। ठीक है, इसकी सीमाएं किन राज्यों से लगती है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा से लगती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,91,976 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% होता है। यह राज्य का छठा सबसे बड़ा, यह देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है और राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? कन्नड़ है। कर्नाटक राज्य का यदि आपसे पूछे नवीनतम जिला कौन है? विजयनगर है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 15वां प्रश्न। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये वो सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आंसर कीजिए फटाफट। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर बनाई गई है। दामोदर नदी भारत की एक नदी घाटी परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ये 2 राज्यों की परियोजना है। ठीक है, वो कौन राज्य कौन कौन है? झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 2 राज्यों की परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। यदि आपसे पूछ ले कि इस परियोजना को किस परियोजना पर के आधार पर बनाया गया है, तो याद कर लीजिएगा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। इसका नियंत्रण किसके हाथों में है? डीवीसी कॉर्पोरेशन के हाथों में है, डीवीसी के हाथों में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र भारत का स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है और यह भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और डी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए और डी शामिल है, यानी इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स शामिल है। किसमें शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल। आइए इसे चित्र से भी देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही एकात्मक राज्य है। ठीक है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन 4 देशों से मिलकर बना है क्या? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, आप चित्र में भी देख सकते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। अगला सवाल, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी के बचपन का क्या नाम था? निजाम खां। यह लोदी वंश का दूसरा शासक था। उसके पिता का क्या नाम था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की मृत्यु कब होती है? 17 जुलाई 1489 को उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सिकंदर लोदी सुल्तान बनता है। ठीक है, सुल्तान सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत के एक ग्रंथ की रचना होती है, आयुर्वेद ग्रंथ की रचना होती है। किस भाषा में होती है? फारसी भाषा में होती है और इसे फहरंगे सिकंदरी का नाम दिया जाता है। सिकंदर लोदी मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था और अपने व्यक्तित्व की सुंदरता के लिए दाढ़ी रखता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 19वां सवाल है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं?
कहाँ से लिए गए हैं? सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? अंततः सत्य की विजय होती है। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो निम्न में ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। यदि आपसे पूछ ले कि अशोक के इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, तो अभिलेखों से मिलती है, आप सभी जानते होंगे। यदि आपसे पूछ ले कि अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो याद रखिएगा ईरान के शासक डेरियस से उसे अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। यदि आपसे पूछ ले कि अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, 40 अभिलेख अब तक प्राप्त हो चुके हैं, और वे अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए हैं, तो याद कर लीजिएगा ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपियों में मौर्य सम्राट के अभिलेख मिलते हैं। सम्राट अशोक का एक लिपि है ब्राह्मी लिपि। यदि आपसे पूछ ले कि इसे पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। इन्होंने इस लिपि को कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख कितने हैं? 14 है। स्तंभलेख कितने हैं? 7 है। गुहालेख कितने हैं? आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, ठीक है दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।